हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो पेपर के पूरे सॉल्यूशन के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस पेपर में टोटल 5 सेक्शन है। सेक्शन ए, बी, सी, डी एंड ई। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन ये है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ 1/2 साइन थीटा बाय 2। यहाँ पे हमें साइन थीटा की वैल्यू 1 दी गई है। हमें पता है कि साइन थीटा की वैल्यू 1 तब होती है जब थीटा 90 डिग्री पे होता है, क्योंकि साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू करके आंसर निकालेंगे। तो हम लिख सकते हैं 1/2 साइन थीटा की जगह पे हम 90 डिग्री पुट करेंगे अपॉन में 2, फिर ब्रैकेट क्लोज। फिर अगले स्टेप पे 1/2 90 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री आंसर आएगा, 45 डिग्री। फिर अगले स्टेप में हम साइन 45 की वैल्यू पुट करेंगे। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो हम 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/√2 से, और जब हम 1/2 को 1/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 1/2√2, जो कि ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस इज। यहाँ हमें रेशियो बताना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर का उसके रेडियस के स्क्वायर से। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर होता है 3πr²। और क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें फाइंड करना है रेशियो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर का उसके रेडियस के स्क्वायर के साथ। तो हम लिख सकते हैं 3πr² अपॉन r²। इसमें r² से r² कैंसिल हो जाएगा, तो हम पे बचेगा 3π/1। इसे हम लिख सकते हैं 3π/1, जो कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमें 2 सर्कल्स गिवन है, उसमें हमें एक कॉमन टेंजेंट दी हुई है, जिसमें ये बोला गया है QR एक कॉमन टेंजेंट है जो कि टच करती है दोनों सर्कल्स को एक्सटर्नली पॉइंट ए पे। और हमें ये बताना है कि लेंथ ऑफ QR क्या होगी, जहां हमें AP की लेंथ 4.2 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमें सर्कल चैप्टर की एक थ्योरम से पता है कि जब भी हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। और हम यहाँ देख सकते हैं कि दोनों सर्कल्स में P पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ की जा रही हैं। इसका मतलब जितनी भी टेंजेंट्स होंगी उनकी लेंथ इक्वल होगी। तो हम लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू QP, AP इज इक्वल टू PR। इससे पता चलता है कि AP इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू PR। PR मतलब सारी टेंजेंट्स जो भी ड्रॉ की गई हैं दोनों सर्कल्स के लिए वो इक्वल हैं, इक्वल लेंथ की हैं। तो हमें फाइंड करनी है QR की लेंथ। QR की लेंथ फाइंड करने के लिए लेंथ ऑफ QR इज इक्वल टू QR की लेंथ फाइंड करने के लिए हम QP और PR की लेंथ का एडिशन कर लेंगे, जो कि हो जाएगा QP प्लस PR विच विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ QR। तो QP और PR हमें पता है AP के इक्वल है, तो हम QP और PR की जगह हम AP पुट कर देंगे। फिर हो जाएगा QR इज इक्वल टू 2AP, और हमें AP की वैल्यू पता है और उसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 4.2 ये हो जाएगा 8.4 सेंटीमीटर, जो कि इस क्वेश्चन का C ऑप्शन है। तो C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमें क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, उसके 3 एंगल्स दिए गए हैं और हमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है।
इस फिगर में हमें एंगल सी, एंगल डी, एंगल बी की वैल्यूज़ दी गई हैं, पर हमें एंगल ए की वैल्यू नहीं दी गई है। हमें पहले एंगल ए की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, जिससे हम शेडेड रीजन का एरिया निकाल सकते हैं। क्योंकि हमें दिख रहा है कि शेडेड रीजन एक सेक्टर फॉर्म कर रहा है और उसकी रेडियस हमें 3 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें उसका एरिया फाइंड करने के लिए थीटा फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एंगल ए या फिर थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं 360 डिग्री इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए। 360 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस थीटा। 360 डिग्री इज इक्वल टू 90 90 180 प्लस 60 डिग्री प्लस थीटा। 360 डिग्री इज इक्वल टू 240 डिग्री प्लस थीटा। फिर हम 240 को लेफ़्ट हैंड साइड ले जाएंगे, जो कि 360 के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री इज इक्वल टू थीटा। फिर ये बन जाएगा 120 डिग्री इज इक्वल टू थीटा। थीटा की वैल्यू हमें 120 डिग्री मिल गई है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पे 120 डिग्री पुट करेंगे, फिर डिवाइड में 360 डिग्री इंटू पाई आर की वैल्यू हमें पता है 3 इंटू 3 लिखेंगे। 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 4 जा 12, 3 12 जा 36, फिर 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। फिर बचेगा 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में टोटल 6 ऑब्जर्वेशन दी गई हैं और उसका मीन दिया गया है। हमें पी और क्यू का रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर पी और क्यू के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। मीन हमें दिया गया है 9 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब 6 प्लस 7 प्लस पी प्लस 8 प्लस क्यू प्लस 14 अपॉन 6 ऑब्जर्वेशन है तो 6 पुट कर देंगे। फिर 6 को जो डिवाइड में है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस के, उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 54 बन जाएगा। फिर हो जाएगा 6 7 8 और 14 को हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 35 प्लस पी प्लस क्यू। फिर 35 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, वो 54 के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 54 माइनस 35 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। फिर ये बन जाएगा 19 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, जो कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एट सम टाइम ऑफ डे द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर इज इक्वल टू इट्स हाइट देन सन्स एल्टीट्यूड ऑफ दैट टाइम इज। ये हमें पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से आया है। तो हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम इसकी इस वाली साइड को परपेंडिकुलर मान लेंगे और इसे बेस मान लेंगे। और इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है, बोला गया है कि शैडो ऑफ टावर इज इक्वल टू इट्स हाइट, मीन्स बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें कंडीशन दी गई है और हमें बताना है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी अगर परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हैं। तो हमें पता है कि अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी तो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होगी। तो हम
थीटा की जगह पर 45 डिग्री पुट करके tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे, बेस लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई चले जाएगा तो फिर बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, जो कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब थीटा की जगह पर अगर हम 45 डिग्री पुट करेंगे तो बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यूज़ भी इक्वल होंगी। अगला क्वेश्चन है कि इफ एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट सेंटर ऑफ सर्कल देन द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इज। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। सर्किल का हम सेंटर पॉइंट ओ मान लेंगे और दो रेडियस की मदद से एक सेक्टर फॉर्म करेंगे जिसका थीटा 90 डिग्री होगा। तो हमें यहाँ पे बताना है रेशियो लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सर्किल टू इट्स सरकमफेरेंस। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला पता है हमें, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। और रेशियो फाइंड करने के लिए हम इसके डिवाइड में सरकमफेरेंस 2 पाई आर लिख लेंगे, क्योंकि सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। यहाँ से 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा और बचेगा थीटा बाय 360 डिग्री। थीटा की वैल्यू हमें पता है 90 डिग्री है। 90 डिग्री बाय 360 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 3 9, 1/4 बचेगा हम पे। इसे हम लिख सकते हैं 1:4, जो कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इफ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया गया है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम राइट हैंड साइड में जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया गया है उसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी। फिर लेफ्ट हैंड साइड में ए एक्स प्लस बी वाई में जो ए और बी है उसे हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो वो हो जाएगा, तो वो ए प्लस बी और ए माइनस बी के डिवाइड में आके ए प्लस बी हो जाएगा और ए प्लस बी कैंसिल, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 9 में है इन गिवन फिगर ए बी एंड ए सी आर टेंजेंट्स टू सर्किल इफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 42 डिग्री देन द मेजर ऑफ एंगल बी ए सी इज। तो इस क्वेश्चन में हमें एक सर्किल दिया गया है जिसमें एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं ए बी और ए सी। तो हमें पता है ए बी, अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की जाएं तो वो उनकी लेंथ इक्वल होगी, मतलब ए बी और ए सी की लेंथ इक्वल होगी। तो हमें यहाँ इस ट्रायंगल में एक एंगल दिया गया है और हमें फाइंड करना है बी ए सी की वैल्यू, एंगल बी ए सी की वैल्यू। तो हमें पता है अगर ए बी और ए सी की लेंथ इक्वल है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इसका मतलब है कि एंगल ए सी बी भी 42 डिग्री का होगा। और उसके बाद हमें पता है कि एक ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो हम लिख सकते हैं 180 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। 180 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, एंगल बी की है हमें पता 42 डिग्री प्लस एंगल सी की भी 42 डिग्री, और 180 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ए प्लस 84 डिग्री हो जाए। फिर 84 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड में चले जाएगा, जो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 84 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ए। तो ये हो जाएगा 96 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ए, जो कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 10 जिसमें हमें
डिस्क्रिमिनेंट दिया गया है 16 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और हमें फाइंड करनी है वैल्यू c की। तो सबसे पहले हमें पता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट 16 है, b है हम पे -2, 4 मल्टीप्लाई में a है 3 और c की वैल्यू हमें पता नहीं है। 16 इज इक्वल 4 माइनस 12c। जब हम 4 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो वो 16 के साथ माइनस में हो जाएगा, फिर वो इक्वल टू हो जाएगा -12c के। 16 में से जब हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 12 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू -12c। जब हम -12 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो वो 12 के डिवाइड में चले जाएगा, और फिर जब हम डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगी c की वैल्यू, जो कि ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो 11th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन में ये बोला गया है द फोर्थ वर्टेक्स d ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD हुज 3 वर्टिसेस आर A B C, जिनके हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और हमें D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो हमें ये पता है कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स रहती हैं वो इक्वल रहती हैं। इसका मतलब है कि AC की लेंथ इज़ इक्वल टू BD की लेंथ। तो हमें इससे ये पता चलता है कि अगर हम AC के x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे तो वो BD के x कोऑर्डिनेट्स के एडिशन के इक्वल होगा। तो मतलब हम लिख सकते हैं -2 + 8 इज इक्वल टू 6 + x। -2 + 8 हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 6 + x। 6 लेफ्ट हैंड साइड में चले जाएगा, 6 - 6 इज इक्वल टू x। तो 0 इज इक्वल टू x। और उसी तरह जब हम AC और BD के y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे तो वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो 3 + 3 इज इक्वल टू 7 + y। 6 इज इक्वल टू 7 + y। 6 - 7 इज इक्वल टू y। -1 इज इक्वल टू y। तो हमें यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट्स D पॉइंट के मिल गए हैं, जो कि हैं 0, -1, जो कि ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर 12th क्वेश्चन है जिसमें हमें बोला गया है 2 dices are tossed simultaneously, the probability of getting odd number on both side of the dice is on the both dices is। तो हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑड नंबर्स की। अगर हम 2 डाइसेस को रोल करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों डाइसेस में ऑड नंबर आएगा। तो ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो हमें पता है डाइसेस एक डाइस में 1 से 6 के बीच में नंबर्स होते हैं। तो हमें वो सिचुएशन फाइंड करनी पड़ेगी जहाँ पे दोनों डाइसेस में ऑड नंबर आते हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो जैसा कि हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ पे हमें पता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 हैं और हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स निकालने के लिए हमें वो सिचुएशंस देखनी पड़ेंगी जिसमें दोनों डाइसेस पे ऑड नंबर आ रहा है। ऑड नंबर हमें पता है 1, 3 और 5 है। तो हमें वो सिचुएशंस देखनी पड़ेंगी जिसमें दोनों डाइसेस पे 1, 3 और 5 आ रहा है। तो यहाँ पे एक सिचुएशन है जिसमें 1 और 1 आ रहा है, एक सिचुएशन है जिसमें 1 और 3 आ रहा है, एक सिचुएशन है जिसमें 1 और 5 आ रहा है। फिर फोर्थ सिचुएशन है जिसमें 3 और 1 आ रहा है। फिर 3 और 3, उसी तरह से 3 और 5, फिर 5, 1, 5, 3, 5, 5 और फिर इतने ही फेवरेबल आउटकम्स निकलते हैं जिसमें दोनों डाइसेस पे ऑड नंबर आ रहा है, जो कि
9 आउटकम्स हैं, जो कि 9 आउटकम्स हैं। लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की जगह हम लिख सकते हैं 9/36, जो कि ऑप्शन तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज़ 9/36, जो कि ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर 13th क्वेश्चन में हमें बोला गया है 2 लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल, द इक्वेशन ऑफ दीज लाइन्स इज़ 5x - 3y = 2, द इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन कैन बी। तो हमें दूसरी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमें बोला गया है द 2 लाइन्स दैट आर गिवन आर पैरेलल। तो हमें पता है कोई भी 2 लाइन्स पैरेलल तब होती हैं जब a1/a2 = b1/b2 बट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू इस सिचुएशन में पुट करेंगे और हम ये देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करता है। तो a1 b1 और c1 की वैल्यू हमें पता है, a1 है 5, b1 है -3, c1 है -2, जो कि हमें इक्वेशन दी गई थी 5x - 3y = 2, उससे हमने निकाले हैं a1 b1 और c1। फिर हम ऑप्शन ए में जो इक्वेशन दी गई है उसे a2 b2 और c2 निकालेंगे। a2 है -15, b2 है हम पे -9, c2 है हम पे -5। फिर हम इन वैल्यूज़ को इस सिचुएशन में पुट करेंगे और देखेंगे कि ये सिचुएशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती है। 5/-15 = -3/-9, 3 1 जा 3 3 जा 9, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं कि ये जो सिचुएशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे a1 a2 इक्वल नहीं है b1 b2 के, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड में -1/3 है और राइट हैंड साइड में 1/3 है। तो ऑप्शन ए इस सिचुएशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। बी में जो इक्वेशन दी गई है उससे a2 b2 c2 की वैल्यूज़ निकालेंगे और इस सिचुएशन में रखेंगे। a2 की वैल्यू 15 है, b2 की 9 है और c2 की -5 है, और हम इसे सिचुएशन में रखेंगे a1/a2 = b1/b2 = -2/-5। 5 1 जा 5 3 जा 3 1 जा 3 3 जा। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड में 1/3 है और राइट हैंड साइड में -1/3। ऑप्शन बी भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो अब हम ऑप्शन सी में जो इक्वेशन दी गई है उससे अपनी सिचुएशन सेटिस्फाई करके देखेंगे। a2 हो जाएगा 9, b2 हो जाएगा -15, c2 हो जाएगा -6। तो हम a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 में वैल्यूज़ रख देंगे, जो कि हो जाएगा 5/9 = -3/-15 = -2/-6। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू, यहाँ भी हम देख सकते हैं a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। सी ऑप्शन भी इस सिचुएशन को सेटिस्फाई नहीं कर। ऑप्शन डी में जो इक्वेशन दी गई है उससे हम a2 b2 c2 की वैल्यूज़ निकालेंगे और इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। a2 की वैल्यू है -15, b2 की वैल्यू है 9, c2 की वैल्यू है -5। तो a1/a2 मतलब 5/-15 = -3/9 = -2/5। 5 1 जा 5 3 जा 15, 3 1 जा 3 3 जा 9। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब
14th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमें एक ट्रायंगल दिया गया है और अब बताया गया है डी ई पैरेलल है बी सी के। ए डी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दी गई है, ए बी की वैल्यू 9 सेंटीमीटर दी गई है, ए ई की वैल्यू नहीं है, ई सी की भी नहीं है, सीधे ए सी की वैल्यू दी गई है 13.5 सेंटीमीटर। जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है डी ई पैरेलल है बी सी के, तो हम लिख सकते हैं ए डी बाय ए बी इज इक्वल टू ए ई बाय ए सी। ए डी की वैल्यू 4 है, ए बी की 9 है, ए ई की वैल्यू फाइंड करनी है और ए सी की वैल्यू 13.5। फिर हम लिख सकते हैं 4/9 इंटू 13.5 इज इक्वल टू ए ई। 13.5 9 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 9, 3 4 जा, 3 5 जा, 5 जा। तो डिवीज़न के बाद 4 इंटू 1.5 बच जाएगा, जो कि ए ई की वैल्यू होगी। जब हम 4 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 6 सेंटीमीटर मिलेगा, जो कि ए ई की वैल्यू है। तो हमें ए ई की वैल्यू मिल गई है 6 सेंटीमीटर और हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि ई सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ई सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए दी गई है 9 सेंटीमीटर, जो कि इक्वल है ए डी प्लस डी बी के। ए डी है 4 सेंटीमीटर, डी बी है, डी बी की लेंथ हमें पता नहीं है, तो 9 - 4 इज इक्वल टू डी बी, जो कि 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डी बी। तो डी बी की लेंथ हमें 5 सेंटीमीटर मिल गई है। तो अब हम ई सी की लेंथ निकालेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था कि डी ई पैरेलल है बी सी के, हमें पता है कि ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी। ए डी की वैल्यू 4, डी बी की वैल्यू 5, ए ई की वैल्यू 6, ई सी की वैल्यू हमें पता नहीं है। फिर अगले स्टेप में हम ई सी को लेफ़्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, जो कि मल्टीप्लाई में हो जाएगा। फिर हम 5 को राइट हैंड साइड में भेज देंगे, जो कि 6 से मल्टीप्लाई होएगा, जो कि फिर 30 बन जाएगा। फिर हम ई सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम 4 को राइट हैंड साइड में भेज देंगे 30 के डिवाइड में, और जब हम 4 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 आंसर आ जाएगा। ई सी की वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगी, जो कि ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम 15th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन में हमें बोला गया है फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड मोबाइल a letter is selected at random, the probability that selected letter is a vowel। सबसे पहले हमें पता है वॉवल वो लेटर्स होते हैं, वॉवल्स के अंदर ए ई आई ओ यू लेटर्स आते हैं। तो जो गिवन वर्ड है मोबाइल, उसके अंदर 3 वॉवल्स हैं, जो कि हैं ओ, आई और ई। तो इसका मतलब है ओ, आई और ई। और प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। इसकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की जगह पे आ जाएगा 3 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की जगह पे आ जाएगा 6। तो 3/6, यानी अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 3 बन जा 1/2, जो कि ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर 16th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमें एक नंबर दिया गया है, उसके फैक्टर्स दिए गए हैं और हमें उनकी पावर्स को डिनोट करा गया है x, y और z से। तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू x + y - 2z। तो सबसे पहले हम 3, 8, 2, 5 के फैक्टर्स निकाल लेंगे।
5 7 जा 35, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 7 जा फिर 17 1। तो 3 8 2 5 के फैक्टर्स आ गए हैं, 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17। तो 5 स्क्वायर मतलब y की वैल्यू है 2, 3 स्क्वायर मतलब x की वैल्यू भी है 2 और z की वैल्यू है 1, क्योंकि 17 के ऊपर कोई भी पावर नहीं है, मतलब 1 है उसकी z की वैल्यू। तब हम x प्लस वाई माइनस 2z की वैल्यू निकालेंगे। दी गई है x प्लस वाई माइनस 2z, ये इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दी गई है। इसमें हम x y और z की वैल्यू को रखकर आंसर निकालेंगे। x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 2, माइनस 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 और 2 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 17 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें ये बोला गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वन ऑफ हु 0 इज़ 2 प्लस रूट 5 एंड सम ऑफ हु 0 इज़ 4। तो यहाँ पे हमें एक 0 दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और सम दिया गया है ज़ीरोज़ का 4। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हम दूसरे ज़ीरो को अल्फ़ा मान लेंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 2 प्लस रूट 5 इज़ इक्वल टू 4। 2 प्लस रूट 5 इज़ इक्वल टू 4। अल्फ़ा प्लस रूट 5 इज़ इक्वल टू 4 माइनस 2। जब हम 2 को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो 4 के सब्ट्रैक्ट में आ जाएगा, तो 4 के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस रूट 5 इज़ इक्वल टू 2। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 माइनस रूट 5। अल्फ़ा की वैल्यू 2 माइनस रूट 5 आ गई है, इसका मतलब दूसरा ज़ीरो है 2 माइनस रूट 5। तो अब हम लिख सकते हैं कि 2 माइनस रूट 5 दूसरा ज़ीरो आ गया है, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो हो जाएगा 2 प्लस रूट 5 इंटू 2 माइनस रूट 5, जो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, क्योंकि हमें आइडेंटिटी पता है ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर 2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5, तो ये हो जाएगा -1। तो हमें पता है अब सम ऑफ ज़ीरोज़ है 4, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है -1। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म का पता है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, जहाँ पर ए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी हम रख सकते हैं बी और सी की जगह पे। तो ये हो जाएगा ए की वैल्यू मतलब ए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ है 4 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है -1, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 1। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम ए की वैल्यू 1 मानेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 1। फिर क्वेश्चन नंबर 18, जहाँ पे हमें बोला गया है इफ़ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए पी आर 3p माइनस 1 3p प्लस 5 5p प्लस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। यहाँ पे हमें बोला गया है a इज़ इक्वल टू 3p माइनस 1, a2 इज़ इक्वल टू 3p प्लस 5, a3 इज़ इक्वल टू 5p प्लस 1, और हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम d निकालेंगे। d को निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे a3 माइनस a2, जो हो जाएगा 5p प्लस 1। 3p प्लस 5 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2p माइनस 4। d इज़ इक्वल टू 2p माइनस 4। a2 इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a2 की जगह पे हम लिख देंगे 3p प्लस 5, a की जगह पे 3p माइनस 1 प्लस
n की जगह पे 2 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 2p माइनस 4। फिर अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं 3p प्लस 5 इज इक्वल टू 3p माइनस 1 प्लस 2p माइनस 4। फिर लिख सकते हैं 3p प्लस 5 इज इक्वल टू 3p प्लस 2p हो जाएगा 5p माइनस 5। 3p प्लस 10 इज इक्वल टू 5p। 10 इज इक्वल टू 2p। 10 बाई 2 इज इक्वल टू p। 5 इज इक्वल टू p। p की वैल्यू 5 आ गई है जो कि ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 19th क्वेश्चन असर्शन और रीजन है, जिसमें हमें असर्शन दिया गया है circumference of a circle is 176 centimeter, then its radius is 28 centimeter। और circumference का फॉर्मूला रीजन के उसमें दिया गया है 2 पाई इंटू आर। तो सबसे पहले हम असर्शन ट्रू है कि नहीं है वो चेक करेंगे। circumference 176 दिया गया है, 2 इंटू पाई 22/7 इंटू 28 आर दिया गया है, 7 4 जा 28। 176 इज इक्वल टू 44 इंटू 4। 44 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 आ रहा है, तो 176 इज इक्वल टू 176। तो इसका मतलब है असर्शन ट्रू है और रीज़न भी ट्रू है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर 20th भी असर्शन और रीज़न है, जहाँ हमें बोला गया है मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन रेशियो 1:1। द रेशियो इन विच पॉइंट 3k डिवाइड्स लाइन एंड इज़ 1.2। तो यहाँ पे असर्शन और रीज़न दोनों ही ट्रू हैं, पर जो रीज़न है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हम इसका आंसर हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।